हाय एवरीवन, वेलकम टू अग्रवाल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली हम समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है। आज हम इस टॉपिक को अपने इस लेक्चर के थ्रू शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने 4 सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक विल बी मीनिंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, मीनिंग ऑफ एनपीओज। बेसिकली एनपीओ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड विल बी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बहुत डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बेसिकली सिर्फ नाम जानना है इन अकाउंट्स का आज के अपने इस लेक्चर में। थर्ड होने वाला है सोर्सेज ऑफ इनकम, एनपीओ कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है। एंड लास्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, कि क्या फर्क है इन ऑर्गेनाइजेशंस में और एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह लीजिए बिजनेस जो हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के इस वीडियो को। गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ एनपीओ। जैसा कि मैंने बोला, एनपीओ को आप बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आप बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए, एक बेसिक आइडिया आपको नाम से ही लग रहा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रही है, राइट। इनका मोटिव क्या होता है? फिर इनका मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्विसेज देना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। ओके, लाइक फॉर अ नॉर्मल बिजनेसमैन अगर मैं बोलूं, कोई भी एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करूं, तो उसको हम यही पढ़ते आए हैं आज तक कि हर इंसान को हमेशा यही जानना होता है कि उसने कितना पैसा कमाया एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने कितना पैसा कमाया। पर ये ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये नहीं जानना चाहती कि इनको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, बिकॉज ये लोग तो प्रॉफिट के लिए वर्क ही नहीं कर रहे। तो इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ये किसके लिए काम करती हैं? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए काम करती हैं, राइट। दे वर्क फॉर द वेलफेयर। उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू सर्व। सर्व किसको कर रहे हैं? पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एनपीओस। तभी इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोला जा रहा है। ओके अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल की बात करूं, तो हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लाइक चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब क्या होते हैं? बेसिकली देखो, मान लो आप एक लोकेलिटी में रह रहे हो, वहां पे कोई भी आसपास में कोई पार्क नहीं है, तो लोगों ने क्या करा, मिलके एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया लिया और उसमें सारे जो भी एक्टिविटीज होती है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, उन सब के लिए एक जगह डिफाइन कर दी। और हर हर महीने उससे कुछ मेंटेनेंस वो लोग लेके, हर एवरी हाउस से वो मेंटेनेंस लेके उस एरिया को मेंटेन करते हैं, राइट। तो दिस बिकम्स अ स्पोर्ट्स क्लब, जहाँ पे आपको बेसिकली मैं बोलूं कि ये वर्क नहीं कर रहा है पैसे कमाने के लिए। सिर्फ किस लिए है स्पोर्ट्स क्लब? किस लिए हो गया? लोग जो आसपास उस लोकेलिटी में रहते हैं, ताकि वो इजीली अपना टाइम स्पेंड कर पाए, लोग फिजिकल एक्टिविटीज वहां पे जाके कर पाए, गेम्स खेल पाए, राइट। एनजीओज तो आप सब जानते ही हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज, religious institutions, these are all basically the examples of NPOs. Okay, these are not working for earning the profit, but their motive is to serve the people. Okay, लाइक हम पढ़ते हैं, कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस अगर मैं बोलूं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एक पार्टनरशिप या फिर एक कंपनी, जैसे कि ये कंपनीज होती हैं या फिर एलएलपीज होती हैं, जैसे ये एक सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं, सेम वेज एनपीओज आर आल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओनर्स। ओके, अभी इस पॉइंट को हम समझते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होती हैं, विच इज आवर सेकंड टॉपिक, सोर्स ऑफ इनकम। देखो, मैंने बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए तो वर्क नहीं कर रही हैं, पर क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसा ही नहीं होता? भाई, अगर पैसा नहीं होगा तो ये कैसे वर्क करेंगे? इनका कोई स्टाफ तो होगा जो इन्होंने अपॉइंट कर रखा होगा, ठीक है। उसको चलो ज्यादा भी नहीं दे रहे, एटलीस्ट उस बेचारे का आने जाने का खर्चा तो देंगे, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो देने पड़ेंगे। सो ये लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे, अगर इन केस वहां का जो स्टाफ है उसको अगर प्रॉपर सैलरी नहीं भी दे रहे, तो यार उसको एटलीस्ट इतना मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा ताकि वो एटलीस्ट खर्चा निकाल ले अपना, राइट। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा मिलेगा कहाँ से? ये कहाँ से कमाएंगी? भाई, ये कोई एक्टिविटी तो कर नहीं रही है, ये कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी तो कर नहीं रही है, ये कोई गुड्स खरीद बेच तो रही नहीं है, तो इनको पैसा मिलेगा कहाँ से? इनको पैसा ट्रेडिंग एक्टिविटीज से नहीं मिलेगा, बट लोग इनको दान दे देंगे। जैसे आपके घर के आसपास अगर कोई अनाथ आश्रम होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे आप क्या करते हो? बहुत बार आप अपने पुराने कपड़े दे देते हो वहां पे जाके बच्चों के लिए, या फिर आप थोड़ा सा पैसा ही जाके वहां पे दान दे देते हो, विच इज कॉल्ड एज डोनेशंस। सो सेम वेज इन एनपीओज के पास भी डोनेशंस आती होंगी, राइट। इनको लोग
डोनेशंस देते होंगे, अगर ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, इनको पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट इनको ग्रांट्स देती होंगी। उसके बाद व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है? देखो, अगर मान लो आप लोगों ने 10 लोगों ने मिलके एक ऐसी कोई चैरिटेबल, फॉर एग्जांपल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला, नाउ एन 11th पर्सन कम और वो बोलता है कि मुझे इसका मेंबर बनना है। सो सब्सक्रिप्शन होता है बेसिकली, अगर एक एनपीओ है, अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको किसी को उसका मेंबर बनना है, ओके, तो उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उससे क्या करते हो, आप अकाउंट लॉग इन कर पाते हो, ठीक है। आपने Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो आप क्या करते हो, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तभी तो आप उस चीज को यूज कर पाते हो ना। सेम वेज जब भी आप एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शंस पे करते हो, देन यू बिकम अ मेंबर। Okay, so subscription is nothing but the amount paid to become a member of the NPO. It is called as subscriptions. तो वो पैसा इनको मिलता होगा। देखो, पैसा इनको और भी सोर्सेज से मिलता है, ये मैंने मोटे मोटे लिख दिए हैं 2-3 अभी फॉर एग्जाम्पल, कि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ, इन लोगों को पैसा मिलता है, ये कमाते नहीं है बट इनको लोग दे देते हैं। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीओ। Since NPO is a not for profit earning organization, so the subscribers are called as members. Okay, तो हमने ये लाइन में ये समझाया गया है बेसिकली कि एनपीओ का ये नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो इसके 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उन सब्सक्राइबर्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स आर कॉल्ड एज मेंबर्स। उन सब्सक्राइबर्स को बोला जाता है मेंबर्स। डन। उसके बाद अब समझते हैं ये पॉइंट क्या कहता है। सी आई टोल्ड यू, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका कोई पर्पस तो है नहीं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी करे, राइट। बट ये क्या कर सकते हैं, इनको इतनी छूट होती है कि जो पैसा इनको रिसीव हो रहा है ना, लाइक इनको डोनेशंस रिसीव हो रहे हैं, ग्रांट्स रिसीव हो रहे हैं, उस पैसे से ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मान के चलते हैं कि भाई मान लो इनको 100 करोड़ रुपए रिसीव होते हैं, ये उस 100 करोड़ को आगे कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100 करोड़ रुपए जो इनको मिल गए वो इनको रखने ही रखने हैं, नहीं, ये आगे जो इनको अमाउंट रिसीव हुआ रुपीज 100 करोड़ का, ये उस अमाउंट को आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये उसको बैंक में रख सकते हैं, ये जाके किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं शेयर्स में लगा सकते हैं किसी कंपनी के। बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो पैसा ये इस डोनेशन, इस 100 करोड़ से, इस डोनेशन के अमाउंट से कमाएंगे, जो इंटरेस्ट डिविडेंड इनको रिसीव होगा, उस पैसे को भी इनको अपने गोल के लिए यूज करना पड़ेगा। ओके, लाइक स्पोर्ट्स क्लब है तो उसको अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे पैसा वो खर्च करना पड़ेगा। चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो उसको हॉस्पिटल के काम में वो पैसा यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उस 100 करोड़ से कुछ इंटरेस्ट कमाओगे और उस इंटरेस्ट को आप घर लेके चले जाओगे, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शन है इन लोगों के ऊपर कि अगर आप किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर आप उस एक्टिविटी से कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो उस एक्टिविटी से होने वाला कोई भी प्रॉफिट अगर होगा, उसको आप कहाँ यूज करोगे, फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को नहीं भूलोगे। क्लियर? सो आपको मीनिंग समझ आया अच्छे से, सोर्सेज ऑफ इनकम समझ आए, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि मैंने आपको बोला कि हम आज की वीडियो में पूरा तो कवर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ हो सकता है एक छोटी सी दुकान वाला, राइट, एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है कोई कंपनी हो। आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़े हैं 11th क्लास में, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सारी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है, एंड रिजल्ट में वो क्या बनाते हैं, दे प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाते हैं इस साल में होने वाली उनकी करंट इनकम्स और एक्सपेंसेस को देख के, वो देखते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या है उनका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद वो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से वो निकालते हैं कि उनके पास कितने एसेट्स रह गए या फिर उनके पास कितनी लाइबिलिटीज रह गई, बेसिकली उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन इज बेसिकली द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इफ आई से द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। इसका मतलब जब मैं आपको बोलती हूँ कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज करना है, इसका मतलब यू आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड व्हेनेवर आई से that you are preparing, you want to know the financial position of the organization, then we say कि आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बेसिकली इनका
हमने पढ़ा कि एनपीओ का जो एम है वो भाई प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं, तो ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करेंगे क्या, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट का मोटिव है ही नहीं ना, तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो निकालेंगे ही नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, अब इनको ये तो देखना होगा ना कि इनके पास कितना पैसा आया बाय वे ऑफ डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, और इन्होंने कुछ कुछ जगह खर्च भी करा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम स्पोर्ट्स क्लब लेते हैं, तो हो सकता है कहीं बैडमिंटन की नेट फट गई हो, इन्होंने नेट रिपेयर कराई हो। ठीक है, कोई क्रिकेट का बैट टूट गया हो, इन्होंने बैट नया लिया हो। तो ऐसा होगा ना कि कुछ पैसा इनको रिसीव भी हुआ होगा साल में, और कुछ पैसा इनका खर्च भी हुआ होगा। राइट, कोई नया मेंबर बन गया, उसने सब्सक्रिप्शन पे कर दी, तो कुछ पैसा आया होगा, कुछ पैसा गया भी होगा। तो इनको भी तो जानना होगा ना कि फाइनली हमारा रिजल्ट क्या रहा, हमारे पास कितना पैसा आया और हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो देखा जाए अगले साल में ले जाने के लिए हमारे पास कितना पैसा बच गया। राइट, सो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ये अभी अगर मैं कंक्लूजन देखूं जो अभी तक मैंने आपको बताया, तो कंक्लूजन ये निकला कि ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, इसकी बजाय ये दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट बैलेंस शीट इनकी एज इट इज बनती है, जैसे एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, सेम वेज ये भी बनाती हैं, क्योंकि इनके पास भी तो एसेट्स होंगे, इनके पास भी तो एक बिल्डिंग होगी, हो सकता है एक स्कूटर भी हो, साइकिल ले रखी हो स्टाफ के लिए, कार भी ले रखी हो। ठीक है, तो इनके पास भी तो प्रॉपर्टीज होंगी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनकी कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकता है इन्होंने वादा करा हो किसी को पैसा देने का पर दे ना पाए हो इस साल में, तो भाई अगले साल दे देंगे, इट बिकम्स अ लाइबिलिटी। सो बेसिकली बैलेंस शीट ये लोग भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इनको भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में देखूं तो मैंने अभी तक ये समझा कि देखा जाए तो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल कर आई एनपीओ की, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। हम इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मैंने इसके ऊपर डिटेल नहीं बनाया है, हम सिर्फ इनका नाम जाना इनका कि ये कौन कौन से एनपीओ कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस की तरफ। तीन टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मीनिंग, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हमारा लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक एक करके समझते चलते हैं सारे पॉइंट्स को। सो सबसे पहला पॉइंट आता है मोटिव। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नाम ही बताता है, इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि एनपीओ का प्रॉफिट हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर के लिए काम करते हैं फॉर द पब्लिक एंड द मेंबर्स। एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, एलएलपीज। अगर एनपीओ की बात करें तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पोर्ट्स क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट विच इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू, ओनर्स वर्सेस मेंबर्स। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं ओनर्स। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल ओनर लाइक मी, ओके, जिसका अपना बिजनेस है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स वहां पे ओनर्स होते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स। तो डिफरेंट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का नाम डिफरेंट डिफरेंट है ओनर्स का, बट यहाँ पे होते कौन है, ओनर्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मोटिव है उनका पैसा कमाने का, इसलिए वो बिजनेस खोल के बैठे हैं। जबकि एनपीओ का जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ओनर्स नहीं होते, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। और जो भी पर्सन सब्सक्रिप्शन पे करेगा, जो भी मेंबर बनना चाहता है उसको सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है। सो एवरीवन हु पेज सब्सक्रिप्शन बिकम्स अ मेंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट, विच इज अगेन न्यू पॉइंट। मैनेजमेंट कहता है कि अगर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको मैनेज करने वाले होते हैं ओनर्स। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, लाइक सोल ओनर्स हो गए, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनर्स हो गए, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए इन कंपनीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग जिनको शेयर होल्डर्स मिलकर अपॉइंट करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट देखने के लिए। उसके बाद अगर हम एनपीओ की बात करें तो वहां पे कोई ओनर नहीं है, वहां पे मेंबर्स हैं। अब मान लो एक एनपीओ के 100 मेंबर है तो 100 लोग मिलके तो नहीं चला पाएंगे। तो सेम वेज ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो लोग भी, कुछ लोग हो सकता है ना कुछ लोगों को इलेक्ट कर ले, वो एक कमेटी बना दे, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टीज। ठीक है, जैसे चेयरमैन हो गया, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो गया, हमने उस तरह से प्रेसिडेंट बना दिए एक एनपीओ के। तो ट्रस्टीज हो गए, हमने कोई कमिटीज हो गई, या फिर कोई गवर्निंग बॉडीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं फंडिंग कैसे होती है। फंडिंग,
सी अगर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ओनर जो पैसा उसमें लगा रहा है वो ही उसकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, तो बेसिकली कैपिटल जिससे वो बिजनेस स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे कोई ओनर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई कैपिटल भी नहीं है। सो ये कैसे स्टार्ट होगी, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मान लो इनिशियली कुछ जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने मिलके एनपीओ शुरू करा होगा, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा, ठीक है। उसके बाद कोई डोनेशंस हो सकता है इनिशियली आ गई हो, आपने लोगों को जस्ट बताया हो कि हम एक एनपीओ खोलने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों ने आगे शुरू में ही आपको डोनेशंस दे दी हो। तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी होगा मेंबर्स का या पब्लिक का, उससे ये एनपीओ शुरू होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आप पढ़ चुके हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो बनाती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट वहीं अगर एनपीओ होगी तो वो बनाएगी रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्लियर, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स और सर्विसेज खरीद बेच रहे हो उसी से ही आपको जो पैसा मिलता है वो आपका हो गया मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बट वहीं अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आप पढ़ चुके हो, डोनेशंस, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, यही इनके मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होते हैं। नेट रिजल्ट्स, नेट रिजल्ट हो गया बेसिकली ईयर एंड पे आपने कितना कमाया, राइट। तो अगर एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने बोला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पॉइंट्स हम पीछे समझ चुके हैं, वो हमें बताता है कि नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। बेसिकली आपने नेट कितना कमाया या आपने कितना गवाया। बट क्योंकि एनपीओ है तो एनपीओ का पर्पस तो प्रॉफिट कमाना कभी भी नहीं था, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि इनके पास कुछ पैसा बचा नहीं होगा, या हो सकता है इस साल में ज्यादा खर्चा हो गया जो इनकी इनकम आई। सो बेसिकली पैसा तो इनके पास भी बचता होगा डेफिनेटली, बट अब हम उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते, हम उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं बोल सकते। तो हमने क्या करा, इस नाम को मॉडिफाई कर दिया। है वही चीज बट हमने इसको सिर्फ मॉडिफाई करा। मॉडिफाई करके क्या नाम दे दिए, एक बहुत सुंदर सा नाम दे दिया। नेट प्रॉफिट को नाम दे दिया सरप्लस और नेट लॉस को नाम दे दिया डेफिसिट। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि जो एक्सेस इनकम आपके पास बच गई, दैट इज मोर ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, जो आपके पास बच गया, नेट रिजल्ट क्या बना उसका, सरप्लस। अगर मान लो आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो गए देन इनकम, दैट इज योर एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन योर इनकम, देन इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट। Okay, so when income is greater than your expenditures, we call it as surplus, and when expenditures are greater than your incomes, we call it as deficit. Okay, clear? Okay, next is distribution of profits. अब देखो, आप सब ये लोग जानते होंगे, 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जाके प्लस या माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा क्या है, जब कैपिटल ओनर्स की है तो जो बिजनेस से पैसा कमाया भाई वो भी तो ओनर्स के पास जाना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल में मिला देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर तो है नहीं, राइट, तो कोई अगर कुछ सरप्लस बचता है या डेफिसिट बचता है तो कोई उसको अपने घर तो ले जा नहीं सकता, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एडजस्ट करते हैं कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड बेसिकली कुछ नहीं है। कैपिटल फंड, इसको हम समझेंगे, आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि जो इनिशियल अमाउंट है जिससे आपने एनपीओ स्टार्ट करा था ना, वही है ये। बस हमने क्या करा है, यहाँ की जो कैपिटल होती थी उसको हमने नाम चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने उसको बोल दिया है कैपिटल फंड, राइट। तो जैसे आप प्रॉफिट को कैपिटल में एडजस्ट करते थे, सेम वेज आपके सरप्लस और डेफिसिट को आपको कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल फंड में एडजस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल फंड हम समझेंगे आने वाली क्लासेस में क्या होता है, बट आप कह सकते हो कि क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने क्या करा है, बस नाम चेंज कर दिए। चीजें ऑलमोस्ट वही है, बस नाम चेंज कर दी है। कैपिटल को हमने क्या बोल दिया, कैपिटल फंड। सो कैपिटल फंड इज जस्ट सिमिलर टू दैट कैपिटल, और जो भी सरप्लस और डेफिसिट होगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस कैपिटल फंड में जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में है भी कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड आर कॉल्ड एज कैपिटल। जो ओनर का पैसा होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सिंस देयर आर नो ओनर्स बट मेंबर्स, देयरफॉर देयर फंड्स आर कॉल्ड एज कैपिटल फंड। जो मैंने आपको बोला कि वो पैसा जो ओनर्स का नहीं है बल्कि मेंबर्स का है, उसको हमने बोल दिया कैपिटल फंड। तो बेसिकली मीनिंग यहाँ से हो ही गया कवर इसमें, कैपिटल फंड क्या है, जो पैसा मेंबर्स का है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में।
एंड आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा, इंट्रोडक्शन एनपीओ का बहुत अच्छे से समझ आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर प्रेस करें लाइक बटन वीडियो के लिए, शेयर करें इस वीडियो को. एंड अगर आपने अभी तक अग्रवाल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं करा है तो अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मोर यूजफुल वीडियोस मिलती रहे फ्यूचर में. एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.